Good morning, children. I have I have taught you the age of industrialization. Okay, and before it, I have explained you four topic. Okay, फोर टॉपिक मैंने इसके पहले आपको द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का चार पार्ट जो है समझा चुके हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इसको देखा होगा और बहुत अच्छे से समझा होगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप तो बहुत ही अच्छे बच्चे हो बेटा, है ना, बहुत अच्छे बच्चे हो। इसलिए आप कोई चीज भी देखते हो, मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ और मुझे मालूम है कि आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, बहुत अच्छे से आप हर चीज को समझते हो। तो उम्मीद है इसको भी बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे। तो इसके पहले जो मैंने आपको चार पॉइंट समझाए थे, वो पहला था बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना, याद है आपको कि इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति से पहले क्या हुआ था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाया था हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। ठीक है, किस तरह से हैंड लेबर काम किया, फिर कैसे स्टीम इंजन आया, पावर आया, किस तरह से इन्होंने इसको मतलब फिर आगे बढ़ाया, कैसे काम किया, ये सब हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और नेक्स्ट फिर मैंने आपको बताया था थर्ड पॉइंट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कॉलोनीज, है ना, कि उपनिवेशों में किस तरह से औद्योगिकरण, उपनिवेश में किस तरह से औद्योगिकरण हुआ था। इसके भी कुछ पॉइंट हम बताए थे, द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, इसको मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया था। मुझे याद पूरा उम्मीद है कि आपने सुना होगा और आपको अच्छा लगा होगा। फिर उसके बाद 4 पॉइंट मैंने बताया था आपको, फैक्ट्रीज कम अप, जब इतना इंडस्ट्रियलाइज हो गया, इंडस्ट्रीज बन गए, इतना ज्यादा उद्योग होना शुरू हुआ, तो उसके लिए एक जगह की जरूरत होती है, तो इसके लिए फैक्ट्रियां बनने लगी। और किस तरह से फैक्ट्री में काम शुरू हुआ, ये हम आपको बताए थे, द अर्ली इंटरप्रेनर्स माने प्रारंभिक उद्यमी, और वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, कि इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए वर्कर्स कहाँ से आते हैं या आते थे। ठीक है, तो ये इतना आपको बता चुके थे। नाउ नेक्स्ट 5 पॉइंट, द 5 पॉइंट आप देखिए, द peculiarities ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्या है, हमारे इंडस्ट्री उत्पादन का एक अनोखापन, किस तरह से, peculiarities मीन्स अनोखापन, अनोखापन या अनूठापन, माने किस तरह से इसको और ज्यादा प्रवाहित किया गया, किस तरह से बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित किया, कैसे इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अपनी तरफ आकर्षित करने का इन्होंने प्रयत्न किया। तो सबसे पहला इसका है peculiarities ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इसका हम आपको समझा रहे हैं, बहुत ध्यान से आप इसको सुनिए। peculiarities of Indian growth, European managing agencies which dominate industrial production in India were interested in certain kinds of products। ठीक है, जो यूरोपियन मैनेजिंग जो है एजेंसीज हैं, वो उन्होंने क्या किया था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंडिया में और अधिक प्रभावित करने की चेष्टा की। दे वर इंटरेस्टेड इन सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, और उन्होंने कुछ इस तरह के जो प्रोडक्ट्स है उसमें दिलचस्पी लिया, कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंडिया में बहुत ज्यादा प्रभावित है, लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं, उसके लिए इन्होंने और ज्यादा प्रयत्न किया। दे एस्टेब्लिश टी एंड कॉफी प्लांटेशन एक्यूरिंग लैंड एट चीप रेट्स फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट्स। इन्होंने क्या किया, कॉलोनियल गवर्नमेंट्स माने उपनिवेशक सरकार, ठीक है, उपनिवेशक सरकार से इन्होंने सस्ते दाम पे लैंड को लेकर, जमीन को लेकर, उसमें चाय और कॉफी के बागान को स्थापित किया, चाय और कॉफी का बागान लगाया। किससे परमिशन लिया, किससे लिया, कॉलोनियल सरकार से, यानी उपनिवेशक सरकार से। ठीक है, लैंड चीप रेट, अच्छा, एंड दे इन्वेस्टेड इन माइनिंग इंडिगो एंड जूट। अब देखिए इन्होंने क्या किया कि सरकार से सस्ते दाम पे जमीन लेकर उसमें चाय और कॉफी का बागान लगाया, और उससे इनको जितना फायदा हुआ उसको इन्होंने किसमें लगाया,
इंडिगो एंड जूट। इंडिगो आपको पता है नील, नील की खेती, ये अंग्रेजों ने इस पर बहुत ज्यादा वो किया था, बहुत पैसा कमाया था, और इनका एक ये चाल बहुत ज्यादा वो हुआ था कि इन्होंने भारत में नील की खेती करने पर हमारे किसानों को मजबूर किया था। ये हम आगे आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, इसमें इस लेसन में नहीं, लेकिन मैंने पीछे आपको ये 8th क्लास में मुझे याद है मैंने आपको समझाया था, आपको अच्छे से याद होगा कि नील की खेती के लिए ये किस तरह से हमारे किसानों को मजबूर करते थे कि उसकी खेती करें। तो ये जो पैसा इनको इनसे मिलता था, किससे, जो चाय बगान और कॉफी से, उससे ये क्या करते थे, नील की खेती और जूट में उस पर निवेश करते थे। Most of these were products required primarily for the export trade and not for sale in India। देखिए, इनमें अधिकतर जो ऐसे उत्पादन थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं, कुछ ऐसे उत्पादन थे जो कि भारत में बिक्री के लिए नहीं थे बल्कि निर्यात के लिए आवश्यकता थी, यानी जो चीजें वो भारत में ही उत्पादन करते थे उसको भारत में बिक्री के लिए ना बोलते थे, उसको वो निर्यात करते थे, ठीक है, दूसरे देशों में भेजते थे। यानी इसका मेन सीधा क्या है, ये फायदा हमारे भारत से उठा रहे हैं, लेकिन भारत को उससे कोई फायदा नहीं है, बल्कि वो चीज यहाँ उगाते हैं और उसको बाहर निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना बेटा। When Indian businessmen began setting up industries in late 19th century, they avoided competing with the Manchester goods in the Indian market। जब भारत के उद्योगपतियों ने अपना इंडस्ट्रीज 1900 शताब्दी में अपना इंडस्ट्री जो उन्होंने भारत में जब सेट किया तो दे अवॉइडेड, तो उन्होंने इसको अवॉइड किया, किसके लिए, मैनचेस्टर गुड्स इन द इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में कोई भी मैनचेस्टर के गुड्स में, मैनचेस्टर गुड्स माने बाहरी विदेशी सामान इस मार्केट में, इंडियन मार्केट में नहीं होगा, इतना उन्होंने अवॉइड किया। Since yarn was not an important part of British imports into India, the early cotton mills in India produced coarse yarn। अब देखिए, since yarn माने धागा, सूत, ठीक है ना, ये आपको पता ही है, yarn माने धागा, सूत, not important part of British imports into India, भारत से इनको बने इतना मुख्य ब्रिटिश का ये पार्ट नहीं था कि ब्रिटिश भारत से ये जो है उसमें आयात करें, ठीक है, मंगाएं, ऐसा इनका मेन उद्देश्य नहीं था। द अर्ली कॉटन मिल्स इन इंडिया प्रोड्यूस कोर्स कॉटन, उस समय हमारे इंडिया में जो है कोर्स माने मोटा, ठीक है, कॉटन यार्न धागे, जो मोटे धागे होते थे वो उसको तैयार किया जाता था रेदर देन फैब्रिक, माने कपड़े पर इतना जोर ना देकर धागे पर, वो भी जो मोटा धागा होता था उस पर ये ज्यादा जोर देते थे। When yarn was imported, it was only of the superior variety। अब देखिए, हमारे भारतवासी भी चाहते थे कि जो यार्न, जो धागे हम इंपोर्ट करें, उसको मंगाए, वो क्या हो, बहुत अच्छे क्वालिटी के हों, अच्छे उसके हों, superior variety। When yarn was imported, it was only of the superior variety। The yarn produced in India, spinning mills was used by the हैंडलूम वीवर्स इन इंडिया और एक्सपोर्ट इन चाइना। अब देखिए, जब हमारे भारत में ये धागे बनते थे तो इसको अधिकतर इन्होंने हैंड वर्क किया है, ठीक है, मशीन द्वारा नहीं किया। स्पाइनिंग माने कताई मिल, कताई मिल्स में वॉज यूज द हैंडलूम वीवर्स, जो हैंडलूम वीवर्स जो हथकरघा चलाने वाले बुनकर होते थे, उनके द्वारा इन्होंने इस काम को अंजाम दिया, ठीक है, एक्सपोर्ट। और फिर इस धागे को एक्सपोर्ट इन्होंने कहाँ किया, इस धागे को एक्सपोर्ट किया इन्होंने चाइना में, ठीक है। हमारे भारत में उच्च क्वालिटी के जो मोटे धागे जो सुपीरियर क्वालिटी के होते थे उसको बनाया जाता था और उसे फिर चाइना में एक्सपोर्ट किया जाता था। By the first decade of the 20th century, a sense of changes affected the pattern of industrialization। इस तरह फर्स्ट डिकेड,
आपको मैंने डिकेड का समझाया था, 10 इयर्स का एक डिकेड होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा फर्स्ट डिकेड यानी 10, उसका फर्स्ट डिकेड में जो 20th सेंचुरी में इन्होंने एक सीरीज उसका तैयार किया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का पैटर्न इन्होंने हमारे इंडिया में तैयार किया था। एज द स्वदेशी मूवमेंट गैदर मोमेंटम, नेशनलिस्ट मोबिलाइज पीपल टू बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ। अब देखिए उस समय जब इन्होंने क्या किया था, हमारे यहाँ स्वदेशी कपड़ों का ज्यादा वो था, अपने आपको पता है हमारे गांधी जी ने भी स्वदेशी पर ज्यादा जोर दिया था। तो जब ये स्वदेशी कपड़ा बनने लगा तो इन्होंने क्या किया कि सब लोगों को मोबिलाइज पीपल टू बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ, जो फॉरेन कपड़े हैं उसको ये बॉयकॉट करें यानी उसको त्याग दें, फॉरेन कपड़े की जरूरत नहीं है बल्कि हमारे देश में बनने वाले स्वदेशी कपड़े को अपनाएं। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज themselves to protect their collective interest, और औद्योगिक समूह, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स माने औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों के लिए, अपने सामूहिक हितों के लिए हितों की रक्षा के लिए सब क्या हो गए, एकजुट हो गए। यानी हमारे इंडस्ट्रियल के जितने औद्योगिक समूह के लोग थे ये अपने ही देश के कपड़े लोग प्रयोग में लाए, फॉरेन कपड़ों का बायकॉट करें। इस चक्कर में ये सब एकजुट हो गए कि सब एक साथ मिलकर अगर हम इसको कदम उठाएंगे, आपको पता है एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो कई लोग अगर इसमें मिल जाएं तब इस काम को वो बहुत अच्छे से इसका अंजाम दे सकते हैं। अतः सब एकजुट हो गए कि हम अंग्रेज कपड़े को बायकॉट करेंगे और सीधे सीधे अपने देश के स्वदेशी कपड़े को अपनाएंगे, ये इनका मोटिव था। यही आपका देखिए मार्केटिंग व इंडस्ट्रीज है ना, रिकैप्चर ऑफ द होम मार्केट बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट, उसी का हम बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पर अपना होम मार्केट जो है उसका, इंडस्ट्रीज को इन्होंने ज्यादा यहाँ पे रिकैप्चर किया, उसको ज्यादा प्रोत्साहित किया, उसको ज्यादा इन्होंने यहाँ पर बल दिया उसको। कलेक्टिव इंटरेस्ट, pressuring the government to increase tariff protection, और क्या किया गवर्नमेंट पर टैरिफ प्रोटेक्शन माने आयात शुल्क, ठीक है, टैरिफ प्रोटेक्शन आयात शुल्क, गवर्नमेंट को दबाव दिया कि वे आयात शुल्क में क्या करें, उसको ज्यादा दें, एंड ग्रांट अदर कंसेशन, और दूसरा भी जो उनको सुविधा है उसको उनको दिया जाए, यानी आयात शुल्क को भी कम किया जाए और मैंने उस पर ध्यान दे, और जितना और भी दूसरा कंसेशन उनको मिल सकता है वो उनको उपलब्ध कराएं। From 1906, moreover, the export of the India yarn to China declined since the produce from Chinese and Japanese mill flooded the Chinese market. अब देखिए 1906 में अधिकतर जो माल इंडिया का जो धागा एक्सपोर्ट किया जाता था वो चाइनीज मार्केट में कम होने लगा। क्यों? क्योंकि वो जापान और बाकी जो हमारे चाइनीज मार्केट थे और जापान मार्केट थे उसमें वो ज्यादा इसको बढ़ावा इन्होंने दिया, उस पर इन्होंने ज्यादा उसको फैलाया, बल्कि इंडिया में इसका कम किया इन्होंने। जापानीज मिल प्रोटेक्ट द चाइनीज मार्केट, सो industries in India began shifting from yarn to cloth production. Cotton piece goods production in India doubled between 1900 and 1912. ठीक है, इस तरह से जब इन्होंने देखा कि हमारा जो धागा यहीं पर तैयार होता है, यहाँ पर इस धागे को ज्यादा ये ना ध्यान देकर उसको वो अपने देश में ले जाकर ज्यादा नाम कमा रहे हैं, वहां के चाइनीज और जापानीज मार्केट में इसकी ज्यादा वैल्यू होती है, वहां पर इन्होंने इनको ज्यादा प्रचार किया। तब इन्होंने देखा कि जब हमारे देश में इसका ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, तब ये कॉटन कपड़े पर आ गए, धागे से अब ये किस पे आ गए, कपड़ों का उत्पादन ज्यादा करने लगे, जो कि हमारे इंडियन मार्केट में ज्यादा फेमस होने लगा, लोगों पर इसका प्रचार
इसका ज्यादा प्रभाव पड़ा और अधिक से अधिक लोग इसकी तरफ आकर्षित होने लगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रीडोमिनेट, ठीक है, यानी छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज माने लघु उद्योग, ये आपको पता ही है। लघु उद्योग इंडस्ट्रीज का बहुतायत, बहुत अधिक माने प्रीडोमिनेट माने बहुतायत माने बहुत अधिक रूप से इसका प्रचार हुआ। किसका? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। देखिए इसका हम आपको बता रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज while factory industries grew steadily after the war, large industries form only a small segment of economy. जबकि फैक्ट्री इंडस्ट्री जो है लड़ाई के बाद, युद्ध के बाद, ये क्या हुआ, बहुत तेजी के साथ जब बढ़ने लगा, तो बढ़ने लगा लार्ज इंडस्ट्रीज form only a small segment of the इकोनॉमी, लेकिन जो अर्थव्यवस्था में जो बहुत विशाल उद्योग का हिस्सा जो बहुत छोटा था, इसको इन्होंने ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। Most of them, about 67% in 1911 were located in Bengal and Bombay. अधिक से अधिक 67% 1911 वर लोकेटेड इन द बंगाल और बॉम्बे में, ये वहां पर इसको स्थापित किया गया। ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, बाकी जो सभी देशों में, ठीक है, ये तो बंगाल और बम्बई में इसको स्थापित किया 60%, लेकिन बाकी सभी देशों में, ओवर द रेस्ट ऑफ कंट्री, बाकी देशों में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यूड टू प्रीडोमिनेट। बाकी में जो है देशों में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज था, उसको बहुत तेजी के साथ इन्होंने इसका विस्तार करना शुरू कर दिया। ओनली ए स्मॉल proportion of the total industrial labor force work in the registered factories, 5% in 1911 and 10% 1931. The rest work a small workshop and household units, often located in the areas of the balance invisible to the passer-by. अब देखिए क्या कह रहे हैं, ओनली ए स्मॉल proportion of the total industries labor, ये अधिक से अधिक किस में, फैक्ट्रीज में रजिस्टर्ड इनको किया जाने लगा। अधिक से अधिक लोगों को फैक्ट्री में इसको रजिस्टर किया जाने लगा, जिसमें 5% जो है 1911 लोग और 10% जो है 1931 माने 31% लोग जो है इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, उनको रजिस्टर्ड किया गया। और बाकी जो थे छोटे और जो बचे लोग थे, वो स्मॉल वर्कशॉप एंड हाउस होल्ड यूनिट्स, अपने छोटे मोटे वर्कशॉप में या हाउस होल्ड सामानों में ये अपना चीज बनाने लगे और उस पर ध्यान देने, माने देखिए वो बैठे नहीं थे, जितने लोग रजिस्टर्ड थे वो तो उसको ले लिया गया, वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, लेकिन जो बाकी बचे लोग थे वो बैठे नहीं थे, बल्कि अपने छोटे मोटे वर्कशॉप में और अपने हाउस होल्ड के सामान को जो घरेलू चीजें हैं वगैरह ये सब बनाने में लग गए थे, वे ऐसे फालतू नहीं बैठे थे। In fact, in some instances, handicrafts proportion actually expanded in the 20th century. इस तरह से हम देखते हैं 20वीं सदी में जो है हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्शन जो है ये कुछ ज्यादा उससे बढ़ने लगा, एक्सपेंडेड, तेजी से इसका विस्तार होने लगा। This is true even in the case of the handloom sector that we have discussed. जैसे कि हम हैंडलूम सेक्टर के विषय में पढ़ते आए हैं, डिस्कस करते आए हैं। While cheap machine made thread wiped out the spinning industry in the 19th century, the weavers survived dispute problem. In the 20th century, handloom cloth production expanded steadily, almost traveling between the 1900 and 1940. इस तरह से जैसे कि इन्होंने बताया कि ये सच्चाई है
कि हैंडलूम सेक्टर जो है ये हमारा 1900 से लेकर 1940 तक इसका जो है प्रभाव बहुत अधिक रहा। और क्योंकि अधिक से अधिक आपके जो बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं, उसका थोड़ा उस समय प्रचार थोड़ा कम था। अब तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उसका प्रचार ज्यादा होता जा रहा है, लोगों को उसके बारे में नॉलेज बहुत अधिक हो रहे हैं। आपको पता ही है अब हमारे देश में भी या बाहर से भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह हैं जो इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी मशीनें बनाई हैं जो कि काम जो है बहुत सुचारू रूप से और बहुत ही अच्छे गुड क्वालिटी के सामान बनाने लग गए। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, इसलिए हैंडलूम का और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो है प्रचार ज्यादा था, इसमें लोग ज्यादा ध्यान देते थे और जबकि हाथ के काम भी बहुत बारीक और बहुत अच्छे होते थे, तो इसलिए लोग उस पर कुछ ज्यादा ध्यान देते थे। ठीक है बेटा, अब इतना बता चुके हैं, ये 2 पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट है आपका रोल ऑफ वीवर्स। ठीक है, यानी हमारे वीवर्स का क्या काम, हमारे बुनकरों का क्या रोल है, क्या काम, ये मतलब किस तरह से ये काम करते हैं उसका ये वर्णन इसमें है। जैसे कि वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट्समैन हु कंटिन्यू टू एक्सपेंड प्रोडक्शन थ्रू द 20th century डिड नॉट नेसेसरली प्रॉस्पर। माने जो वीवर्स होते हैं हमारे और दूसरे क्राफ्ट्समैन जो अदर लोग होते हैं, ये जो है अपने काम को क्या है, जो प्रोडक्शन ये 20th सेंचुरी माने 20वीं सदी में ये कुछ ज्यादा जागरूक हुए, 20वीं सदी में जाकर ये कुछ ज्यादा जागरूक हुए और इन्होंने अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम दिया। ठीक है, They lived hard lives and worked long hours. अब हमारे ये जो व्यूअर्स होते हैं ये बहुत कड़ी मेहनत करना जानते हैं, इनके अंदर आलस नहीं है, ये अच्छे से अपने काम को कठिन मेहनत करके और लॉन्ग टाइम माने बहुत लंबे समय तक ये काम कर सकते हैं। ये नहीं कि थोड़ी देर काम किया और फिर थक गए, ऐसा नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छे से अपने काम को बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। Very often, the entire household, including all the women and the children, had to work at the various stages of the production process. अब ये भी है, देखिए, खाली ये वीवर्स ही नहीं बल्कि बुनकर ही नहीं बल्कि इनके घर के जो फैमिली के जो लोग थे, बच्चे, औरतें, ये सब भी इनके काम में अपना पूरा सहयोग देते थे। ठीक है, सब मिलके इस काम को करते थे, ये नहीं कि अकेले ये जुटे हैं और सब बैठे हैं, ऐसे नहीं है, घर की औरतें और बच्चे भी उनके काम में पूरा पूरा सहयोग करते थे। But they were not simply remains of the past times in the age of factories. Their life and labor was integrate of the process of the industrialization. लेकिन क्या है कि ऑफ पास्ट टाइम्स इन द एज ऑफ फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज के समय में अपना जो समय इनका गया बीता उसको लेकर ही ये नहीं बैठे हैं, बल्कि अपने काम को और आगे किस तरह से बढ़ाएं, कैसे काम को और ज्यादा उन्नत शिखर पर ले जाएं, इसके लिए ये प्रत्यंत चेष्टा करते रहते थे। कभी भी ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठ जाएं और काम को अंजाम ना दे। आपने हमारे देश में अब इस लॉकडाउन के समय भी देखा कि हमारे वर्कर्स जो हैं जब अपने गांव में काम नहीं होता तो ये अपने ही देश के दूसरी जगह जाके जहाँ पे काम इनको मिलता है वहां पे जाकर ये काम को करते हैं, बैठे नहीं रहते। अब देखिए, जब लॉकडाउन में काम खत्म हो गया तो भी इनको बैठना पसंद नहीं है और ये स्वयं चाहते थे कि हम अपने गांव में, अपने सिटी में, शहर में आए और कुछ ना कुछ काम वहां पर भी करें। तो इसमें आपने देखा रोल और व्यूअर्स में कि किस तरह से जो बुनकर्स हैं ये कहीं भी अपने समय को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, कड़ी मेहनत करके काम को बढ़ाना चाहते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा है मार्केट फॉर गुड्स। अब देखिए, मार्केट फॉर गुड्स कैसे, हम जो मार्केट हमारे होते हैं सामान के लिए, जो हमको मार्केट चाहिए वो जगह एक चाहिए, जैसे सामान तैयार हो तो उसके लिए हमको एक मार्केट चाहिए, एक स्पेस चाहिए, उसके लिए है। देखिए, when new products are produced have to be
have to be persuaded to buy them. अब जब कोई नया सामान बने, नए चीजें बने, तो उसके लिए क्या है, have to be persuaded to buy them. उसको खरीदने के लिए भी हमको कोई एक जगह चाहिए, उसको रखने के लिए जगह चाहिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए किस तरह से हम उसको रखें, कहाँ चीज को बेचे, कहाँ चीज को खरीदे, इसके लिए हमको एक जगह चाहिए. जैसे देखिए, we have seen how British manufacturers attempt to take over the Indian market and how Indian weavers and craftsmen, traders and industrialists resisted colonial control, demanded tariff protection, created their own space and tried to extend the market for their produce. हम ये देख चुके हैं कि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, इन्होंने किस तरह से हमारे इंडियन मार्केट को ओवरटेक कर लिया था. माने उसी में इनका सामान सब छा गया था, हमारे यहाँ का सामान कम, बल्कि ब्रिटिश लोगों ने उस पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था. एंड हाउ इंडियन वीवर्स एंड क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स रेसिस्टेड कॉलोनियल कंट्रोल, और किस तरह से हमारे भारतीय बुनकर, क्राफ्ट्समैन, व्यापारी जो है उनके कंट्रोल में चलते थे. ठीक है ना, कॉलोनियल कंट्रोल उनके कंट्रोल में चलते थे. और इन्होंने इनसे क्या है, डिमांडेड टैरिफ प्रोटेक्शन, और इन पर क्या है, इन्होंने डिमांड किया था कि टैरिफ माने आयात प्रोटेक्शन, आयात सुरक्षा इनको दिया जाए. क्रिएटेड देयर ओन स्पेस, इन्होंने कहा उनको अपनी जगह दी जाए. ट्राई टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस, और ये कोशिश करें कि उनको उनका सामान बेचने के लिए मार्केट दिया जाए, जगह दिया जाए. ये इनका वो था. फिर सेकंड, वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट. अब एक रास्ता ये और है, न्यू कंज्यूमर, जो नए उपभोक्ता, कंज्यूमर्स उपभोक्ता, जो नए उपभोक्ता है वो किससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, विज्ञापन से. एडवर्टाइजमेंट माने विज्ञापन, विज्ञापन से ये बहुत ज्यादा अटैच होते हैं और बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं. One way in which the new consumer created in the through the advertisement, as you know, advertisement make produce appear desirable and necessary, है ना. जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या बनाता है, हमारे प्रोडक्ट को appear desirable and necessary. एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन को देखकर ही हम किसी चीज को लेने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, और वो हमारी एक इच्छा बन जाती है और एक हमारी जरूरत बन जाती है कि हम उसको लें, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता. 4 point, when Manchester industrialists began selling clothes in India, they put labels on the cloth bundles. Labels आपको मालूम है, एक लेबल होता है जो उस पर एक टैग लगाया जाता है. वो जब मैनचेस्टर माने बाहर के इंडस्ट्रीज जो हैं, जब हमारे इंडियन मार्केट में ये कपड़े को बेचते थे तो उसमें वो अपना लेबल लगा देते थे, यानी माल हमारे इंडिया का होता था और लेबल क्या होता था, उनका होता है ना. तो ये चीज जो है इसका भी इन्होंने प्रतिरोध किया. They try to shape the mind of the people and they create new needs. Today we live in a world where advertisement around us. They appear in newspaper, magazine, hoardings, street walls, television screen, है ना. अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये आप आजकल देखोगे, आजकल क्या बहुत पहले से ही जो बड़े बड़े दीवार होते हैं उस पर सब एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, विज्ञापन देते हैं. और जो टीवी आप देखते हो, टीवी में भी आप देखते हो कि कितना ज्यादा विज्ञापन, ये एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, तरह तरह से दिया जाता है. ठीक है ना. न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर में भी देखिए, मैगजीन लीजिए, मैगजीन में भी देखिए, हर जगह ये एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है जिसको देखकर लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं और उस चीज को लेने के लिए उत्साहित होते हैं. ठीक है बेटा, तो ये हमारा लेसन यहीं पे समाप्त होता है. लेसन आपका क्या है, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है बेटा, तो ये लेसन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है. ठीक, हाँ बेटा, अब देखिए
लेसन तो हुआ समाप्त, आपने इसको अच्छे से पढ़ा। अब कुछ ये हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन, किस पर लिखना है? द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमास टू सुपरवाइज वीवर्स इन इंडिया। ये हम आगे आपको पढ़ाए हैं, आप बहुत ध्यान से इसको पढ़े भी हो और देखिएगा, हमने समझाया है आपको, तो इस पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, अधिक से अधिक 1 या हाफ, 1 पेज एंड हाफ, है ना, 1.5 पेज का या 1 पेज का होना चाहिए। और दूसरा है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी आपको हमने बहुत अच्छे से समझाया था कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, तो इसका भी आप पीछे पढ़ चुके हो, तो इन दोनों में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। अच्छा, दूसरी खास बात हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसे हमारे बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है, बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारे जो है कुछ लेसन कम हो गए हैं बेटा, जिसमें से 2 लेसन तो बहुत ही कंपलसरी है, जैसे फर्स्ट और थर्ड लेसन। आपका जैसे फर्स्ट लेसन था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, एंड सेकंड है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये आपका कंपलसरी लेसन है। उसके अतिरिक्त इन्होंने 2 लेसन ऐसा दिया है जो कि है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये इन्होंने दोनों में से कहा कोई एक लेसन पढ़ाएं, वो भी आपका इसके लिए कहा कि इसमें आपका जैसे मैप आ सकता है या आपका पीरियडिक टेस्ट हो सकता है, उसमें इसके आपके आएंगे, और बाय चांस कुछ भी आ जाए तो और करके आपका दिया जाएगा, यानी मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड, और इसमें दोनों में से कोई एक करके दिया। तो हमने इसके लिए इस लेसन को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, इसलिए इसी को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। आप बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ना, और मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।